श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग बात करते हुए आ रहे हैं, हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर आपका जो बॉटनी का फर्स्ट पेपर है सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के विषय में पढ़ रहे हैं। और जहां पर आप लोगों ने देखा है प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो न्यूरोस्पोरा की जो जेनेटिक्स होती है उसके बारे में बात की है कि न्यूरोस्पोरा के अंदर जो बायोसिंथेटिक पाथवे जो होता है उसके अंदर म्यूटेशन के कारण से किस प्रकार से चेंजेज जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। जीन के अंदर क्या चेंजेज हो जाते हैं जिसके कारण से किसी एंजाइम विशेष का जो निर्माण है वो अवरुद्ध हो जाता है। ये सारा का सारा आपने न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स के अंदर देखा है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, आपका टॉपिक है वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना के बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का, और ऐसा मान के चलिएगा एग्जाम के अंदर मोस्टली इस टॉपिक से क्वेश्चन बनने की संभावना है, भले ही वो आपका न्यूरोस्पोरा की जेनेटिक्स हो या भले ही आपका एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना हो। तो सबसे पहले हम बात करें कि वन जीन वन एंजाइम परिकल्पना जो है वो किसके द्वारा दी गई है। तो कल आपने देखा था कि हम लोगों ने बात की थी न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। तो आपने कहा था बिड्डल एंड टेटम। इन्होंने क्या काम किया था, न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स के अंदर काम किया था, और न्यूरोस्पोरा के अंदर बायोसिंथेटिक पाथवे जो है उसके बारे में इन्होंने जानकारी प्राप्त की, और उसी के आधार पर एक परिकल्पना जो है वो प्रस्तुत की, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस कहते हैं। यहां पर देखिएगा, आपने कहा था कल हमने जीन के बारे में बात की थी, जीन क्या होते हैं। तो आपने कहा था कि ये न्यूक्लियोटाइड की एक सीक्वेंस होती है जो कि फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड को कंट्रोल करती है, या किसी लिविंग सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटी है उनको कंट्रोल करना, उनको नियंत्रित करना, निर्देशित करना, एक सेल से दूसरे सेल के अंदर उसे ट्रांसफर करना, ये सारा का सारा काम किसका था, जीन का था। यानी कि जीन जो होते हैं वो क्या करते हैं, हेरिडिटी मटेरियल के रूप में होते हैं, आनुवंशिक सूचनाओं को संप्रेषित करने वाली इकाई है। और ये जीन जो है वो क्या है, जीवों के फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स का निर्धारण करते हैं। ये फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स का निर्धारण मोस्टली आप लोग देखेंगे कि प्रोटीन संश्लेषण के द्वारा देखने को मिलेगा। यानी कि जीन के अंदर जितने भी लक्षण हैं उनको नियंत्रित करना या तो प्रोटीन संश्लेषण के द्वारा होता है या एंजाइम्स के द्वारा ये सारा का सारा नियंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग बात करें एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना, तो इस परिकल्पना के अंदर बिड्डल और टेटम ने न्यूरोस्पोरा कल पढ़ा था, फंजाई है। न्यूरोस्पोरा के अंदर क्या देखा था, बायोसिंथेटिक पाथवे। बायोसिंथेटिक पाथवे की स्टडी की, और इस बायोसिंथेटिक पाथवे में इन्होंने देखा कि किसी भी जीन के अंदर कोई म्यूटेशन होने के कारण से उसके अंदर एंजाइम का निर्माण जो होता है वो अवरुद्ध हो जाता है। तो इसी के आधार पर इन्होंने एक परिकल्पना प्रस्तुत की है। उस परिकल्पना को हम लोग क्या कहेंगे, वन जीन वन एंजाइम परिकल्पना, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, या एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना के रूप में इसे आप लोग डिफाइन करते हैं। या सिंपल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी बायोसिंथेटिक पाथवे के अंदर कई स्टेप हो, आप ये कहें कि किसी बायोसिंथेटिक पाथवे के कई स्टेप है, तो उन स्टेप की कंट्रोलिंग जो होती है वो एक पर्टिकुलर एंजाइम के द्वारा की जाती है, और इस एंजाइम का निर्माण जो है वो एक जीन के द्वारा किया जाता है। ये सारा का सारा किस की चीज के अंदर बताया गया है, एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना के अनुसार। यानी कि आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये जो बायोसिंथेटिक पाथवे है इसकी एक से अधिक स्टेप्स है, एक से अधिक चरण है। तो प्रत्येक चरण को आप लोग देखेंगे कि हर एक चरण को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा,
एंजाइम के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। और इस एंजाइम की कंट्रोलिंग किसके द्वारा होगी, तो आप लोग देखेंगे कि इसकी कंट्रोलिंग एक पर्टिकुलर जीन के द्वारा होती है। तो इस आधार पर कह दिया वन जीन वन एंजाइम परिकल्पना। डायग्राम से समझते हैं हम इसको। देखिएगा, ये कोई प्रीकर्सर है, इस प्रीकर्सर से बना प्रोडक्ट ए, फिर इससे बना प्रोडक्ट बी, और इससे बना प्रोडक्ट सी। तो आपने कहा इसके अंदर कितने स्टेप्स हो गए, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। ये 3 स्टेप्स जो हैं वो इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। यानी कि ये क्या है, एक प्रकार का बायोसिंथेटिक पाथवे है जिसके अंदर किसी पूर्ववर्ती से ए प्रोडक्ट बनता है, इस ए प्रोडक्ट से बी प्रोडक्ट बनता है और बी प्रोडक्ट से सी प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पर वन जीन वन एंजाइम परिकल्पना के अनुसार बिडल और टेटम कहना चाह रहे हैं कि इस प्रोडक्ट ए का जो निर्माण हो रहा है वो किसके द्वारा, किसी एंजाइम के द्वारा। एंजाइम ए, इसका जो निर्माण होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, एंजाइम बी, और इसका निर्माण किस पर डिपेंड करेगा, एंजाइम सी। ये तो एंजाइम के द्वारा कंट्रोलिंग हो गई। इस एंजाइम का जो कंट्रोलिंग होगा वो किसके द्वारा होगा, तो आप लोग देखेंगे जीन ए, इसकी कंट्रोलिंग जीन बी, और इसकी कंट्रोलिंग जीन सी। तो ये सारा का सारा डिपेंड करता है हमारा एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना को, जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि एक बायोसिंथेटिक पाथवे को प्रदर्शित किया गया है। इस बायोसिंथेटिक पाथवे में आप लोग देख रहे हैं कि आपको एक से अधिक, मोस्टली 3 स्टेप यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर प्रत्येक स्टेप को एक एंजाइम के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, और इस एंजाइम की कंट्रोलिंग किसके द्वारा कंट्रोल हो रही है, एक पर्टिकुलर जीन के द्वारा कंट्रोल हो रही है। तो इसी कारण इसे क्या कहा गया है, एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना, जो कि किसके अनुसार प्रपोज्ड की गई है, बिडल और टेटम ने ये प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पर आपका न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स, या फिर आप लोग कह दे वन जीन वन एंजाइम परिकल्पना, वो टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट होता है। आप लोगों को ध्यान में रखना, इससे रिलेटेड आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो आई थिंक ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे का जो टॉपिक है उसकी हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, आपके सिलेबस के अंदर बताया गया है, ओपेरोन के बारे में बताया गया है कि ओपेरोन मॉडल जो है वो क्या होता है। तो ओपेरोन मॉडल से पहले आप लोगों को जानना होगा, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, कि जीन रेगुलेशन एंड जीन एक्सप्रेशन। जीन का नियमन और जीन की अभिव्यक्ति जो है वो किस प्रकार से होगी, ये बात अगर आप समझ जाएं तो आपके सिलेबस का जो टॉपिक है लेक ओपेरोन, उसके बारे में आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जीन रेगुलेशन और जीन एक्सप्रेशन क्या होता है। आप लोगों को पता है कि जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी आपके जीनोम के अंदर लीनियर अरेंजमेंट में हमें देखने को मिलती है, और जब रेप्लिकेशन की क्रिया होती है तो इस रेप्लिकेशन की क्रिया में आप लोगों को पता है कि जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है एक सेल से दूसरे सेल में, या आपके जो मदर सेल्स होते हैं उनसे डॉटर प्रोजेनी के अंदर, ये सारी की सारी
ट्रांसफर हो जाती है, और ट्रांसफर होने के बाद में जब वो अपने कैरेक्टर को अभिव्यक्त कर पाती है, अपने लक्षणों को अभिव्यक्त कर पाती है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, जीन एक्सप्रेशन। जीन के अंदर जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी वो दूसरे सेल्स के अंदर या डॉटर प्रोजेनी के अंदर पहुंचकर अपने कैरेक्टर को प्रदर्शित कर दे, तो ये प्रोसेस क्या है, जीन एक्सप्रेशन के रूप में आप लोगों को देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को पता है कि हम न्यू बोर्न बेबी के बारे में ये धारणा रखते हैं कि भाई इसकी आंखें जो है वो इसके दादाजी पर गई है या नानी जी पर गई है, या और भी कोई कैरेक्टर लेते हैं बालों को लेकर, या अदर कोई भी कैरेक्टर जो है वो आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो जीनोम होता है उसके अंदर जितनी भी जो जनरेशन है पहले की, उनके सब के जीन जो है वो विद्यमान होते हैं, और ये सारे के सारे जीन जो है वो एक साथ एक्सप्रेस नहीं हो पाते। इसमें से कोई जीन जो है वो एक्सप्रेस होगा, कोई जो है वो रिप्रेस्ड कंडीशन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जो जीन अभिव्यक्त हो रहा है वो क्या है, जीन का एक्सप्रेशन के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। अब ये एक्सप्रेशन कैसे होगा, इसका रेगुलेशन जो है वो क्या कहलाता है, आपका जीन का रेगुलेशन। और ये जो जीन रेगुलेशन होता है वो मोस्टली आपको ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन लेवल पर देखने को मिलता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि भाई जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, डीएनए से हम एमआरएनए का निर्माण करते हैं। एमआरएनए का निर्माण करना वो आपका क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के अंदर होता है। फिर आपने कहा इसी एमआरएनए से हम लोग क्या कर देते हैं, प्रोटीन का निर्माण कर देते हैं, और ये प्रोटीन का निर्माण जो है वो क्या कहलाता है, आपका ट्रांसलेशन की प्रोसेस के अंतर्गत आता है। तो ये सारा का सारा काम आपका क्या कहलाता है, जीन रेगुलेशन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। या सिंपली भाषा में हम ये भी कह सकते हैं, जीन रेगुलेशन के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस क्यों, क्योंकि प्रोटीन बनेगी वो के सारे कैरेक्टर वगैरह जो है वो निर्धारित होते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जितने भी एंजाइम आवश्यक है उनका तो क्या किया जाए, यूज किया जाए, या इंड्यूसर के रूप में उन्हें काम में लिया जाए, और जो अनावश्यक एंजाइम है उनको क्या कर दिया जाए, रिप्रेस कर दिया जाए। तो ये जो प्रोसेस होगी वो आपकी क्या कहलाती है, जीन रेगुलेशन या रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस के नाम से जानी जाती है। दोबारा समझिएगा, जीन रेगुलेशन किसे कहेंगे, जीन रेगुलेशन आपने कहा ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन लेवल पर होता है, और ट्रांसलेशन लेवल पर होता है यानी कि प्रोटीन का निर्माण होता है। तो प्रोटीन के निर्माण के लिए जो भी एंजाइम हमें आवश्यक है उन एंजाइमों का तो क्या किया जाए, इंड्यूसर के रूप में उपयोग किया जाए, यानी उनको तो प्रेरित किया जाए जिससे प्रोटीन सिंथेसिस हो। और वे एंजाइम जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के काम नहीं आने हैं उनको क्या कर दिया जाए, रिप्रेस कर दिया जाए, उनको दमन कर दिया जाए। तो ऐसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, जीन रेगुलेशन या रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। अब ये इंड्यूसर क्या होगा, रिप्रेशर क्या होगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिएगा, आप पढ़ेंगे लेक ओपेरोन के बारे में पढ़ेंगे, या हम ये कहें कि जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट और जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग देखेंगे कि जो ई कोलाई होता है उसके अंदर लैक्टोज शुगर जो होती है, इस लैक्टोज शुगर को बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम का एक एंजाइम होता है जो कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर तोड़ देता है। मोस्टली ई कोलाई के अंदर देखने को मिलता है। ई कोलाई के अंदर लैक्टोज शुगर जो है वो इस एंजाइम की उपस्थिति में इन रूपों में टूट जाती है। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया कि भाई ई कोलाई है, ई कोलाई के कल्चर मीडिया, इस कल्चर मीडिया में हमने डाल दी, क्या डाल दिया, लैक्टोज शुगर डाल दी। लैक्टोज शुगर डाल दी तो आपने कहा एक एंजाइम बन गया, कौन सा बन गया, बीटा गैलेक्टोसाइडेज
साइडेज नाम का एंजाइम बन गया। और ये एंजाइम क्या करता है, आपने कहा ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर तोड़ देता है, किसको, लैक्टोज शुगर को। ये एंजाइम क्या हो जाता है, बन जाता है। अगर आपने ई कोलाई के कल्चर मीडिया के अंदर क्या डाला है, लैक्टोज शुगर को डाला है। अगर आपने ई कोलाई के कल्चर मीडिया में लैक्टोज शुगर को नहीं डाला, है, तो उस कंडीशन में आप लोग देखेंगे कि ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है, जो कि कहां पर बनता है, ई कोलाई के अंदर नहीं बनेगा। और यही आपका जीन रेगुलेशन की क्रिया के अंदर इंड्यूसर का काम करेगा। कैसे काम करेगा देखिएगा, यहां पर 3 शब्द आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक तो इंड्यूसर, एक इंडक्शन और एक इंड्यूसिबल एंजाइम। ये 3 शब्द आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंड्यूसर, प्रेरक। आपने कहा कि जब हम ई कोलाई के कल्चर मीडिया में लैक्टोज शुगर को डालते हैं तब ये एंजाइम बनता है। यानी कि यहां पर लैक्टोज शुगर क्या है, एक प्रकार का प्रेरक एंजाइम है। क्या है, एक प्रकार का इंड्यूसर जो है उसके रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। अगर ये लैक्टोज शुगर आप लोग डालेंगे तभी ये एंजाइम जो है वो बनेगा। तो ये क्या चीज है, आपका इंड्यूसर है। फिर आप कह रहे हैं इंडक्शन। आपने कहा कि ये एंजाइम हमने डाला जो कि इंड्यूसर के रूप में आप लोग कह रहे हैं, और उससे इस एंजाइम का निर्माण हो गया। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस क्या होती है, आपकी इंडक्शन या प्रेरण का के रूप में जानी जाती है। यानी कि किसी एंजाइम विशिष्ट की उपस्थिति में किसी दूसरे एंजाइम का संश्लेषण प्रारंभ हो जाए तो वो प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, इंडक्शन या प्रेरण कहलाती है। यही बात आपने कही थी कि प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर हम क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड एंजाइम को तो प्रेरित करते हैं, और प्रोटीन सिंथेसिस से अनरिलेटेड जो एंजाइम होते हैं उनको हम लोग क्या कर देते हैं, रिप्रेस्ड कर देते हैं। तो ये बात हो गया आपका। यहां पर आपने कहा कि लैक्टोज शुगर जो है ये तो क्या है आपका, ये तो है इंड्यूसर, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज ये क्या है, आपने कहा इंड्यूसिबल एंजाइम। और ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस आप लोगों को देखने को मिल रही है इसे आप लोग क्या कह रहे हैं, ये है आपका इंडक्शन प्रोसेस। क्लियर है, समझ में आ गया। आपने कहा ई कोलाई के अंदर ये डालेंगे तो ये एंजाइम बन जाएगा, और दूसरे में आपने ये कहा कि ई कोलाई का कल्चर मीडिया जिसके अंदर ई कोलाई की ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिले, और कल्चर मीडिया वही होता है जिसमें आप लोग देखते हैं सारे के सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ई कोलाई जो है वो अच्छे से ग्रो कर पाता है। और यहाँ पर आपने देखा कि इसके कारण से इस कल्चर मीडिया के अंदर आपने लैक्टोज शुगर की सप्लाई नहीं की, और लैक्टोज शुगर की सप्लाई नहीं की तो ये एंजाइम नहीं बनेगा, और ये एंजाइम नहीं बन रहा है तो ये फॉर्मेशन जो है मोस्टली आप लोगों को नहीं देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इस एंजाइम की उपस्थिति में इसका निर्माण होता है, या हम कह दें लैक्टोज शुगर की प्रेजेंस में बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनता है। तो लैक्टोज शुगर क्या है, एक प्रकार का इंड्यूसर है, और जो बनने वाला एंजाइम होगा वो हमेशा क्या होगा, इंड्यूसिबल एंजाइम के रूप में जाना जाएगा। और ये पूरी प्रोसेस यानी कि हम कह दें इंड्यूसर से इंड्यूसिबल एंजाइम बनने का जो प्रक्रम है उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंडक्शन के रूप में जानते हैं। तो ये आप लोगों ने समझा कि इंड्यूसर, इंडक्शन और इंड्यूसिबल एंजाइम जो है वो क्या होता है। दूसरी हम लोग बात करते हैं रिप्रेशर के संदर्भ में। यहां पर देखने को मिलेगा रिप्रेशर। देखिएगा
सेल के अंदर आपने अमीनो एसिड सेल के अंदर अमीनो एसिड का आपने क्या किया है, फ्लो किया है, अमीनो एसिड डाले हैं। और अमीनो एसिड डाल दिए तो इन अमीनो एसिड की सेल्स के अंदर क्या है, रिक्वायरमेंट जो है वो आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। तो इन अमीनो एसिड को सिंथेसाइज करने वाले जो भी एंजाइम्स होंगे वो सारे के सारे नहीं बनेंगे। दूसरे स्टेप में आपने क्या किया, सेल के अंदर अमीनो एसिड का जो फ्लो है वो आपने स्टॉप कर दिया, यानी कि अमीनो एसिड आपने नहीं डाले। तो आप लोग देखेंगे कि इन अमीनो एसिड को सिंथेसाइज करने वाले जो भी एंजाइम्स है वो क्या होंगे, बनना शुरू हो जाएंगे। ये सारा का सारा आपको रिप्रेशन और रिप्रेशर के रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। भाई अमीनो एसिड जो होते हैं वो मोस्टली आप लोगों को देखने को मिलता है प्रोटीन की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है उसके रूप में है। अगर आपने बाहर से कोशिका के अंदर अमीनो एसिड डाल दिया तो सेल जो है अमीनो एसिड का फॉर्मेशन नहीं करेगी, या इनको सिंथेसाइज करने वाले जो भी एंजाइम्स हैं वो नहीं बनेंगे। ये कंडीशन देखने को मिल रहा है। दूसरे कंडीशन में आपने सेल के अंदर अमीनो एसिड जो है वो बाहर से नहीं डाले तो शरीर के अंदर जिन भी अमीनो एसिड की आवश्यकता है उनको सिंथेसाइज करने वाले एंजाइम्स या जीन जो है वो सारे के सारे काम करेंगे और उन अमीनो एसिड का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर आप बाहर से कोई मटेरियल डाल रहे हैं जिसके कारण से ये बनना बंद हो गया, तो ये क्या कहला रहा है, बाहर से जो भी मटेरियल डाला ये क्या है, रिप्रेशर है। यानी कि यहाँ पर जो अमीनो एसिड डाला वो क्या है, एक प्रकार का रिप्रेशर है। और इस पूरे प्रोसेस को जहाँ पर आपने कहा कि बाहरी कोई कंटेंट को डालने से ये कंटेंट नहीं बन पा रहा है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस आप लोगों का क्या कहलाता है, रिप्रेशन या दमन के नाम से जाना जाता है। और आपने डालना बंद कर दिया तो उस कंडीशन में ये बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको रिप्रेशर जो है वो नहीं देखने को मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये बन जाता है। तो ये आपका जीन रेगुलेशन और जीन एक्सप्रेशन जो है वो क्या होता है, ये सारा का सारा आप लोगों ने पढ़ा। पहले आपने बात की है वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस के बारे में। इसके आगे हम लोग बात करेंगे जो आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर जो जीन रेगुलेशन देखने को मिलता है, या हम ये कहें कि जो लेक ओपेरोन जो देखने को मिलता है उसकी बात करेंगे। यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। आगे के वीडियो में हम इसके आगे का मैटर जिक्र करेंगे। धन्यवाद।